कल पीएच के बारे में चर्चा किया ही था, है ना। अब हमारा क्या बोलो समीर, अगर लग रहा है तुमको, मुझे तो नहीं लग रहा है। ओ अच्छा, हाँ तो वो तो टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा। और सुविधा के लिए मैं भी पीडीएफ चैप्टर्स का भेजने लगूंगा, ठीक है। अब आराम से बैठ कर मैं नोट्स भी लिख। तो आज मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल शुरुआत करता हूँ, ओके। मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो भाई सबको मैंने विश नहीं किया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, ओके। एंड आप लोगों के स्वागत के लिए हम लोग सैटरडे हो सकता है रेडी हो जाएं, मे भी अभी स्कूल की नोटिस आने दो। बोलिए। ओ अच्छा ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा स्कूल के द्वारा क्या आपको नोटिस दिया जा रहा है। अब पेपर से आपको नोटिस नहीं लेना, अब स्कूल से नोटिस लेना, ठीक है। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आपने पढ़ लिया, हो गया। अब स्कूल आपको जैसे बोलेगी वो आपको फॉलो करना, ठीक है ना। हाँ, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये ऐसा चैप्टर है कि आप लगभग हर साल इससे परिचित होते हैं, है ना। मेटल्स नॉन मेटल्स। और जहाँ तक केमिस्ट्री में शुरुआत भी अगर मैंने किया था, क्लास 9 की बात यदि करो तो मैंने आपको वैलेंसी और कौन मेटल होगा कौन नॉन मेटल होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने आपका बताया था कि कैसे हम लोग कंपाउंड लिखते हैं, ये चर्चा हुई, है ना जी। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो टुडे वी विल स्टडी ओनली अबाउट metal, okay. Characteristic properties, character characteristic properties characteristic properties of metal, properties of metal क्या है ये। तो पहले हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे पहला तो कुछ तो लिख दिया है, ये बुक में दिख रहा है जो मुझे, कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। लेकिन इन सबसे पहले हमें वैसा प्रॉपर्टी देखना चाहिए जो हमें दिखता हो, है ना। जैसे आप मेटल को यदि हथौड़े से पीटेंगे तो वो डस्ट नहीं बन जाएगा, ब्लैक नहीं कर जाएगा, वो चपटा ऐसा हो जाएगा, सीट बन जाएगा उसका, ठीक। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो दे कैन बी डिफरेंट इनटू वेरी थिन थिंग्स। मैलिएबिलिटी पहला प्रॉपर्टी हुआ मेटल का, malleability means bitten into thin. Okay, thin.
जिसमें आपका सबसे अगर अच्छा है वैसा मेटल जो सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी पाया जाता है तो वो है आपका गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर ये। अब देखिए आप ये गौर किए होंगे कुछ स्ट्रिक कुछ दवा जो मिलती है एल्युमिनियम फॉयल में, जिसको आप ऐसे करके फाड़ते हैं सब टैबलेट निकालते है ना, वो क्या से बना? एल्युमिनियम फॉयल का बना क्या? तो आपको ये समझना है कि वो एल्युमिनियम फॉयल किस कारण से उतना पतला शीट बन पाया, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? malleability. Okay, now the second property we will discuss now, that is ductility. Ductility ये क्या है? इसका मतलब हाँ, ये वायर अगर इसको खींचेंगे तो ये वायर का रूप ले लेगा और बड़ा पतला ऐसा तार बन जाएगा। और मेटल के डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण ही इसको वायर का स्टेप दिया जाता है। खाली मैं ये नहीं कहूंगा कि डक्टिलिटी के कारण ही मेटल का वायर बनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये है मेन तो उसका एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन साथ में कहें कि एक पॉजिटिव बात और हो गई, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। ओके मेरे बच्चे, कैन बी ड्रॉन इनटू thin wire. Okay, now कहा जाता है कि 100 मिलीग्राम अगर आपके पास सिल्वर है, 100 मिलीग्राम सिल्वर है यदि, तो आप उसको 200 मीटर तक का तार बना सकते हैं। 200 मीटर का वायर, सोच कितना, बहुत। 100 mg बहुत कम हुआ, 200 मीटर। और कहता है क्या, आप लोगों के साथ एक दिक्कत हो जाएगी कि 50 पैसा का सिक्का देखते हो बाबू? नहीं देखे होगे, घर में पूछना ना एक आध हो, 50 पैसा का सिक्का। हाँ, वो जो 50 पैसा का सिक्का है, यदि उतने ही, हाँ अच्छा, तो वो 50 पैसा के सिक्का इतना वजन यदि सोना हुआ, गोल्ड, तुम्हें आश्चर्य तो नहीं होगा, क्योंकि सुनते सुनते अब हम सब लोग अभ्यास हो गया। 10 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, 10 किलोमीटर, समझ गए? वो 50 पैसा सिक्का इतना भारी अगर आपको सोना मिल गया तो 10 किलोमीटर लेंथ का वायर आप बना सकते। ओके ओके प्यारे बच्चे, ओके। तो ये एक सरप्राइजिंग बात है ना? कुछ और जाने हम लोग, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, चमक होता है, इसमें शाइनिंग होता है मेटल्स में, लेकिन कुछ
हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहा है? बड़ा तेजी में बोल रहा है। क्या बोल रहा है जी? को शेयर कर दो उसकी बातों को। ओ, वो अपवाद हुआ, वो अपवाद हुआ। ठीक है, मेटल स्टार हार्ड में माना जाता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन में हुआ। जैसे अगर हम लस्ट्रस की बात करें, मीन शाइनिंग, है ना, तो मेटल शाइन करता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल भी शाइनिंग करते हैं, जैसे ग्रेफाइट हुआ, आयोडीन। ये एक्सेप्शन तो लगभग आपको सारे पॉइंट में मिल ही जाते हैं करीब करीब। जैसे अगर मैं बात करूं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि नॉन मेटल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हुआ ना। लेकिन नॉन मेटल में आपको आता है ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके पीछे कारण है कि जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन की बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, वही चीज ग्रेफाइट में, ऑल्दो इट इज नॉन मेटल, लेकिन वो बात एग्जिस्ट करता है। और वही ग्रेफाइट है और डायमंड है, दोनों ही कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करता। सीधी सी बात है ना। ओके मेरे बच्चे, बोलिए। अब डेंसिटी की बात करें, हार्ड है तो डेंसिटी होगा ही। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स हैविंग हाई डेंसिटी, उसमें भी सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन हो गया। ठीक, तो पॉइंट लिखते चल जाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने अभी तक डिस्कस किया आपको, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, फिर आइए थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये यदि मैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आऊं, तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, all metals are good conductor of heat। हाँ बोलो, मेरी आवाज आ रही है ना तुझे? हाँ बोलो, कब मिलेगा? अब तो फेस टू फेस बात होगी, है ना। अब नोट्स उसी को मिलेगा जो स्कूल डेली आएगा, या जैसे भी रूल बताया जाता है स्कूल के द्वारा। एब्सेंट वाले को नोट्स नहीं मिलेगा। और उन बच्चों से भी आग्रह रहेगा, जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनको आराम से नोट्स नहीं दीजिएगा। हाँ, भले उनकी तबीयत खराब होती है तो आप उनकी मदद करें, लेकिन बिना कोई तबीयत खराब हुए अगर वो नहीं आते हैं तो नहीं। तो कुछ और बातें हम लोग जानेंगे। ऐसे बताया जा रहा है कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, और उसमें सिल्वर और कॉपर बेस्ट। ओके, लेकिन वहां पर आपको आ जाता है क्या, मरकरी। मरकरी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बहुत ज्यादा उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है।
वैसे आपको मालूम, हाँ क्या चीज? ओ, फैमिली चॉइस, फैमिली चॉइस। लस्ट्रस हो गया, लस्ट्रस में चमक, लस्ट्रस सब में चमक होता है। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी। स्टेट की अगर बात करें कि मेटल किस स्टेट में पाया जाता है, बताओ खुशी, मेटल किस स्टेट में पाया जाता है? धीरज आप बताइए। सॉलिड, चलिए अच्छी बात हुई कि सॉलिड स्टेट बताए। स्टूडेंट, तो मेटल सॉलिड में ही पाया जाता है, एक्सेप्शन है उसमें, एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, है ना? ये चीज एक्सेप्शन याद रखना है। सोनोरस है, यानी आप मेटल में यदि स्ट्राइक करते हैं तो एक गूंज सुनाई पड़ती है, जिसको कहते हैं सोनोरस। और वही नॉन मेटल रहेगा तो वैसा आपको गूंज मारने के बाद एक टन, इसी को कहते हैं सोनोरसिटी। वो आपको नॉन मेटल में एक्सपीरियंस नहीं हो। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। और शायद आपको एक्टिविटी सीरीज पहले भी बताया जा चुका है ना? एक्टिविटी सीरीज एक, लेकिन फिर एक बार हम लोग एक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं भाई, ऑफ मेटल। ओहो, पोटेशियम के बाद डायरेक्ट कैल्शियम उठा दिया, पोटेशियम उसके बाद तीन लेड, है ना? सही बोल रहा है। पोटा एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, एक एक्सेप्शन या हाइड्रोजन, कॉपर, है ना? मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, गोल्डन है, गोल्डन है, गोल्ड, हाँ, साउथ हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एकदम एक सांस में, है ना? क्या कुछ लोग शायद ऐसे याद करता है, केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीके से पकाना। और एक कोई बच्चा मेरे पास भेजा था, इसका बहुत अच्छा एक्रोनीम, शायद दिगंबर भाई भेजे थे कि निर्भय भाई। हाँ, ओ, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन याद नहीं क्या था, क्या था निर्भय? तुम भी भूल गया निर्भय, सिर्फ मुझे भेजा था नहीं। चलिए, तो जरा देखें भाई का फायदा, क्या फायदा है। हाँ हाँ हाँ, सही सही।
तो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेटेड सीरीज क्या है भाई? सिग्निफिकेंस एक्टिवेटेड सीरीज क्या? देख, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेटेड सीरीज में आप पहला ये देखिए कि जो मेटल जितना ऊपर है वो समझिए हाईली रिएक्टिव। ठीक, क्या लिखता है सुशांत एवरीवन? ओ मतलब क्या हुआ? तो जैसे मैं यहां पर एक रिएक्शन लेता हूं Mg प्लस H2SO4, तो देखो ये सुविधा के लिए आपको किया गया, ऐसा नहीं कि एक्टिविटी सीरीज बनाए और तब ऐसा रिएक्शन होता है। एक्चुअली ये रिएक्शन किया गया तब जो हुआ, ठीक है। ये जितना आप एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखते हैं वो सही बात है कि एसिड से रिएक्ट करवाया गया, वाटर से रिएक्ट करवाया गया। जो वाटर से कोल्ड ही स्टेट में रिएक्ट किया तो हम बोले बहुत एक्टिव है। जिसमें हॉट वाटर की जरूरत पड़ी हम कहे थोड़ा कम रिएक्टिव है। जिसमें स्टीम की जरूरत पड़ी हम कहे और कम रिएक्टिव है। और जो इन सबसे भी नहीं रिएक्ट किया तो लेस रिएक्टिव। तो दो तीन वैसा हम लोगों ने रिएक्टेंट रखा और रेट ऑफ रिएक्शन जैसे एसिड के साथ क्या है, तो कंपैरेटिव स्टडी करके कुछ चीजों का जिसका ज्यादा यूज पड़ता है तो हमने एक टेबल प्रिपेयर की। प्रैक्टिकल पहले हो चुका है, अब उस आधार पे आपको एक निष्कर्ष दे दिया गया कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात है। और अब आप बिना लैब में जाए हुए वो चीज को आप देते हैं निर्णय। जैसे Mg प्लस H2SO4, तो ये रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर है तो रिएक्ट करेगा और MgSO4 बनाएगा प्लस H2। ठीक, ये चीज क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए रिएक्टेंट को पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम पहले आ गया है ना, ये चीज। ओके, ठीक है बच्चे। फिर मैं रिएक्शन करवाता हूं आपका जिंक Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आयुषराज एंटर्ड, ये क्या हो गया ये आयुषराज एक कैसे एंटर कर दिया? जरा देखो भाई। हेलो आयुषराज,
जरा चेक करे भाई, आयुष राज कैसे एंट्री मार दिए हैं। अभी ज्वाइन करने जा रहा है, क्लास 8 का बच्चा है, अब ज्वाइन कर गया होगा। अब आया क्या आयुष? आयुष के ऊपर होगा। हाँ देखो आयुष। हेलो आयुष, आयुष राज, आप कैसे एंटर कर गए जी इसमें? तुम क्लास 8 के हो कि 10th के हो? ओहो, अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। जनरली सबका पहले 10 क्लास लिखा रहता है, लेकिन तुम्हारा 8 लिखा हुआ था, तो वही हमको लगा कि कहीं हैकिंग हैकिंग तो नहीं हो गया भाई। ठीक है ना? हम्म। तो देखिए, तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टील, लेड। ओके, ये चीज है हमारा। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जरा जाने, सिग्निफिकेंट तो समझ ही गए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर सब सेम, सब तीनों चैप्टर का नाम मिला के लिख देना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्योंकि फिर आप जानने आए कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हुआ कि नहीं? ये बात तो पहले भी पढ़े है ना बच्चे? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, सारा वही सब बात फिर होगा कि मेटल का क्या नेचर होता है भाई, मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है ना? जैसे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं लेता हूँ कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन। कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, ये लेता हूँ। तो इसमें आपका क्या है? Na+O2 रिएक्शन हुआ। ओके, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई? स्वाभाविक बात है, ऑक्साइड बनाएगा। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बनाएगा? Na, बोलो बोलो, रिएक्शन क्या होगा? Na O2 नहीं, 2O, 2O। ऑक्सीजन का बैलेंस इसमें, इसका बैलेंस इसमें, है ना? ये क्या हो गया आपका? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब ये सोडियम ऑक्साइड कैसा नेचर का है? इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक, तो देखते क्या है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, Na2O प्लस H2O gives NaOH। ओके, ये क्या हो गया आपका? OH मीन्स हाइड्रोक्साइड हुआ ना? और हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? बेसिक, मतलब बेस हुआ।
यानी हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी। जैसे वो मैं बता रहा हूं आपको। कोई बताएगा कौन है वैसा जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है? कौन? नहीं, एसिडिक भी नेचर न्यूट्रल मीन्स हो गया कि अब कुछ नहीं नेचर वो शो कर रहा है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। यहाँ कहा जा रहा है कि एसिडिक भी बिहेवियर शो कर सकता है एज वेल एज बेसिक भी। उसमें दो नाम आता है आपका Al2O3 एंड ZNO। ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एज वेल एज बेसिक। और ऐसे ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे वही कंपाउंड एसिडिक भी भूमिका निभा रहा है और बेसिक। जैसे ZNO जिंक ऑक्साइड को यदि मैं हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करवाता हूं, ठीक, तो ये बनाता है आपको ZnCl2, ओके, प्लस H2O। ZnCl2 प्लस H2। तो इस हिसाब से यहाँ जेड ये क्या बन गया? साल्ट बन गया ना जी। और ये हम पहले से जानते हैं कि एसिड है, तो उस हिसाब से ये कैसा नेचर निभा रहा है? बेसिक। ओके, बेसिक निभा रहा है। अब चेक करें इसका एसिडिक दिखाता, एसिडिक उसके लिए क्या करूं मैं? ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH से रिएक्ट करता हूं। इस बार इसको मैंने बेस से रिएक्ट कराया, ये बना सोडियम जिंकेट। ओके, सोडियम जिंकेट, ये भी सॉल्ट हुआ, प्लस H2। अब आप देखिए, ये सॉल्ट है सोडियम जिंकेट और ये बेस जान रहे हैं, तो बेस से एसिड रिएक्ट करेगा तो ही ना सॉल्ट बनेगा, है ना? तो इस तरह से ZNO एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और एज वेल एज बेसिक। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या नाम दिए हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एनसीईआरटी में भी जिक्र है। समझ रहे हो? ठीक है बच्चे, ठीक समझ गए हैं ना? हाँ, तो कुछ ऐसे भी हैं कि कोई रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जा रहा है, जैसे सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जा रहा है, लेकिन मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे नहीं काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसको थोड़ा हीट देना पड़। तो मैं यही बता रहा था कि यही ऑक्सीजन, एसिड, वाटर, इन सब से रिएक्शन के आधार पे पता चलता है कौन कितना रिएक्ट। अब यही सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम, मैंने बोला कि सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन से एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट कर जाता है, लेकिन मैग्नीशियम एट रूम टेम्परेचर नहीं रिएक्ट करता।
It means magnesium is comparatively less reactive than potassium and sodium. क्या बच्चे हुआ कि नहीं? बोल दो ना जी।